नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक और उपन्यास। इससे पहले मैं देवरानी जेठानी उपन्यास आपको करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास। तो जैसा कि आपको पता है कि नेट के क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रहा है, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम अपना सिलेबस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850 में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। ठीक है। श्री लाला श्रीनिवास दास जी भारतेंदु मंडल के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। माना जाता है कि नाटक लेखन में भारतेंदु के समकक्ष थे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्री लाला निवास दास भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध नाटककार थे और यह भारतेंदु के समकक्ष थे। श्रीनिवास जी हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि कई विषयों में निष्णात थे। निष्णात मतलब निपुण थे। इनकी भाषा और शैली पर अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र ने श्रीनिवास को अखबार नवीश कहा है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अखबार नवीश श्रीनिवास को किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखिए, श्रीनिवास का नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। और श्री निवास दास के सदा आदर्श पत्रिका का संपादन 1874 ईस्वी में किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्री लाला निवास दास की तुलना भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र से की है। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहली है रणधीर प्रेम मोहिनी। जैसा कि अभी बताया गया है, पहला दुखांत नाटक माना भी जाता है, ये पहला दुखांत नाटक भी माना जाता है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1877। दूसरा है संयोगिता स्वयंवर, 1885 में इसका प्रकाशन हुआ है। तप्ता संवरण 1883 और प्रहलाद चरित्र 1888। ठीक है, ये थे श्री लाला निवास दास जी के नाटक। और जैसा कि आपको पता है कि यह नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इनका उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1882 है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के उपन्यास के प्रमुख बिंदुओं पर। देखिए, एक नोट्स की तरह है जो मैं आज कराने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप पहले इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ लें, उसके बाद जो है इसमें से अपने पॉइंट्स बनाएं। क्योंकि जब हम एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं तो फिर हमें अच्छे से समझ आता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं टेक्स्ट भी करा दूँगी, तो आप मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुई है, 25 नवंबर 1882 में। ठीक है, और इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। डॉक्टर शिवनारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास न मानकर श्रद्धाराम फुल्लोरीकृत भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1877 है, उसको पहला उपन्यास माना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है, और इसमें ये भी बनता है कि किसने इसको नहीं माना है हिंदी का पहला उपन्यास। आगे देखिए, लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक माना है, यद्यपि उन्होंने इसे उपन्यास न मानकर वार्ता ग्रंथ माना है। ठीक है, देखिए, इसकी एक एक लाइन जो है उसमें से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा। उन्होंने अपने उपन्यास को क्या कहा है, उपन्यास न मानकर वार्ता ग्रंथ माना है। परीक्षा गुरु की रचना प्रक्रिया में जिस पुस्तक या ग्रंथों का आधार लिया गया है उसके बारे में स्वयं श्रीनिवास उपन्यास की भूमिका में कहते हैं, इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत, गुलिस्तां वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बैकन और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालांस बड़ी सहायता मिली है। वस्तुतः परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना बांग्ला उपन्यासों के आधार पर न होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर हुई है। ठीक है, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि जो बांग्ला उपन्यास है वो हिंदी उपन्यास का आधार माने जाते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य में, या फिर लगा लीजिए कि भारत में सबसे पहले बांग्ला भाषा में ही उपन्यास लिखे जाते थे, उसके बाद हिंदी साहित्य में जो है उपन्यासों की रचना शुरू हुई है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है वो बांग्ला उपन्यासों के आधार पर न होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के आधार पर रचित हैं। ठीक है,
लेखक ने इस उपन्यास में उपदेशात्मक सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। स्वयं उन्होंने कहा है, यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के बारे में कहते हैं कि इस पुस्तक में मैं संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ हूँ। इस उपन्यास में किस्सा कोसाई पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। स्वयं श्रीनिवास दास जी कहते हैं कि इसमें नाट्य वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथाकथन की भारतीय परिपाटी का परित्याग किया गया है। तो यह सभी तरह से एक अलग तरह का उपन्यास है। ठीक है, अब अगर हम बात करें परीक्षा गुरु उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों की, क्योंकि आपको पता है पात्रों का मिलान या फिर संबंध, इस तरह से प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, तो पात्रों का ज्ञान थोड़ा सा ले लेते हैं। परीक्षा गुरु के उपन्यास के पात्र कौन है? लाला मदन मोहन मालवीय, मास्टर शंभू दयाल, ब्रिज किशोर। देखिए इसमें मदन मोहन, ब्रिज किशोर जो है वो मुख्य पात्र हैं। उसके अलावा जो है शंभू दयाल, मुंशी चुन्नीलाल, मिस्टर ब्राइट, पुरुषोत्तम दास, बाबू बैजनाथ, पंसारी का लड़का हरगोविंद, लाला जवाहर लाल, हरकिशोर, कामिनी, प्रियमवदा, ये हैं सहायक पात्र कह लीजिए या फिर अन्य पात्र कह लीजिए। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास की कथावस्तु दिल्ली के एक सेठ पुत्र मदन मोहन की कहानी है, जो पाश्चात्य चकाचौंध एवं भौतिकवादी दुनिया में फंसकर अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। ठीक है, तो यह भी दिल्ली की कहानी है, और जो देवरानी जेठानी हमने पढ़ा था वो भी दिल्ली क्षेत्र की ही कहानी थी। वो एक बनिया की कहानी थी, और इसमें क्या है, एक सेठ पुत्र की कहानी का वर्णन है। उपन्यास का प्रारंभ लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इस उदाहरण से होता है, चतुर मनुष्य को जितने में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उसमें अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। तो आप ये लगा लीजिए कि यह उपन्यास के आरंभिक पंक्तियां हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, इस उपन्यास में टोटल कुल 41 प्रकरण हैं, तो उन 41 प्रकरणों के हमें नाम पता होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले देखिए, सौदागर की दुकान, दूसरा है अकाल में अधिक मास, तीसरा संगीत का कल, चौथा है मित्र मिलाप, पांचवा विषय एक मिनट, हाँ जी, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी अर्थात होशियारी, आठवां है सब में हाँ, नौवां सभासद, 10वां प्रबंध अर्थात इंतजाम, 11वां सज्जनता, और 12वां है सुख दुख, 13 बिगाड़ का मूल विवाद, 14 पत्र व्यवहार, 15 प्रिय अथवा पिय, 16 सुरा अर्थात शराब, 17 स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, 18 क्षमा, 19 स्वतंत्रता, 20 कृतज्ञता, 21 पतिव्रता, 22 संशय, 23 प्रामाणिकता, 24 हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, और 25 है साहसी पुरुष, 26 दिवाला, 27 लोक चर्चा अर्थात अफवाह, 28 फूट का काला मुंह, 29 बातचीत, 30 नैराश्य अथवा नाउम्मीदी, 31 चालाक की चूक, 32 अदालत, 33 मित्र परीक्षा, 34 हीन प्रभा अर्थात बदरोबी, 35 है स्तुति निंदा का भेद, 36 धोखे की टट्टी, 27 विपत में धैर्य, 38 सच्ची प्रीति, 39 प्रेत भय, और 40 सुधारने की रीति, और 41 है सुख की परम अवधि। ठीक है, तो ये जो है 41 इसके प्रकरण हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार प्रकरण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है यह किससे संबंधित है, कौन से उपन्यास से लिया गया है। आगे देखिए, वस्तुतः यह उपन्यास उद्देश्य प्रधान न होकर उपदेश प्रधान है। ठीक है, इस उपन्यास में दिल्ली के सेठ मदन मोहन जो इस कथा का नायक भी है, मैंने कहा था ना कि मदन मोहन और ब्रिज किशोर इसके मुख्य पात्र हैं, जिसके बिगड़ने सुधारने की कथा है।
मदन मोहन के पास उसके चाटुकार मित्रों की भीड़ लगी रहती है। उसमें केवल बृज किशोर ही है जो मदन मोहन को कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए उपदेश देता है। मदन मोहन का सज्जन मित्र बृज किशोर पेशे से वकील है। यही मदन मोहन का उद्धार करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बृज किशोर कौन है, वकील है, और मदन मोहन कौन है, सेठ का लड़का है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करता है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखिए, प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मदन मोहन को म्यूनसिपैलिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु बृज किशोर इसका विरोध करता है। लेखक ने सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में सावधानी अथवा चालाकी नहीं को अवश्य बताया है। ठीक है, तो किस प्रकरण में कौन सा जो है तथ्य महत्वपूर्ण है वो भी नोट्स में आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, उपन्यास में मदन मोहन का स्वभाव सरल, सरस, भोला, भावुक तथा डरपोक है। इसीलिए वह जल्द ही शर्माता है, घबराता है तथा भौं चढ़ाता है। बृज किशोर बेपरवाही तथा स्वतंत्रता पूर्वक बात करता है। वकीलों के कारण उसमें तार्किक क्षमता ज़्यादा है। चुन्नीलाल जुबानी जमा खर्च करने और कागज़ के घोड़े दौड़ाने में माहिर है। ठीक है, कागज़ के घोड़े दौड़ाना मतलब बेसर पैर की बातें करना, बातें बनाना। आगे देखिए, सिर्फ शंभु दयाल मदन मोहन को रस का रसिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही स्वयं भी फूल के कीड़े की तरह चयन करने लगा। पेशे से यह अंग्रेजी शिक्षक है। ठीक है, तो शंभु दयाल कौन है, शिक्षक है, किसके, अंग्रेजी के। पंडित पुरुषोत्तम दास की अकल थोड़ी मोटी थी, इसलिए सभासदों ने उसे खिलौना बना रखा था। आगे है, बाबू बैजनाथ में विद्या थी पर उसके अनुसार व्यवहार न था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे। बाबू बैजूनाथ रेलवे में नौकर थे। उपन्यास में मदन मोहन का कुमित्र चुन्नीलाल, शंभु दयाल और बैजनाथ है जो उसको हमेशा दुष्प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है, जिसके कारण मदन मोहन जेल भी चला जाता है। ठीक है, तो उपन्यास में जो ये तीन मित्र हैं, चुन्नीलाल, शंभु दयाल और बैजनाथ, ये जो है मदन मोहन को मुसीबतों में डालते रहते हैं और उसे दुष्प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर करते हैं। मदन मोहन जेल में एक रात रहता है। कितने टाइम रहता है, एक रात रहता है। मदन मोहन की पत्नी अपने सभी गहने बेचकर लाला बृज किशोर की सहायता से मदन मोहन को जेल से छुड़वाती है। अपनी पत्नी का त्याग और कुमित्रों का कठिन समय में मुंह फेर लेना, इससे वह सीखता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। यही परीक्षा उसकी गुरु बन जाती है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु नाम कैसे पड़ा है, इसमें बताया है कि जो विपत्ति में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। लाला मदन मोहन की पत्नी का नाम क्या है, कामिनी, और बृज किशोर की पत्नी का नाम प्रियमविदा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मदन मोहन की पत्नी का नाम कामिनी और बृज किशोर की पत्नी का नाम प्रियमविदा। परीक्षा गुरु उपन्यास में कम हिम्मत वाला व्यक्ति हकीम अहमद हुसैन है। कम हिम्मती कौन है, अहमद हुसैन। इस उपन्यास में ज्येष्ठ, सावन, भादव महीने का जिक्र किया गया है। तो 3 महीनों का जिक्र है, ये भी आपको याद रखना है, जेठ, सावन और भादव। आगे देखिए, इस उपन्यास के पात्र अपने कार्य से ज़्यादा वार्तालाप तथा एक दूसरे की चापलूसी में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इस उपन्यास का मूल कथ्य यह है कि जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है। इसीलिए परीक्षा को गुरु कहा गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में इंग्लैंड और यूनान के दृष्टांत को रखा गया है। उपन्यास में मित्र धर्म का अक्षरश पालन बृज किशोर ने ही किया है। लाला मदन मोहन जिस दुकान से कांच का सामान खरीदता है, उस दुकान का नाम मिस्टर ब्राइट है। उस दुकान का नाम नहीं बल्कि उस दुकानदार का नाम मिस्टर ब्राइट है, जहाँ से वो क्या खरीदता है, कांच का सामान खरीदता है। आगे देखिए, भले बुरे की पहचान कराते समय बृज किशोर मदन मोहन को रामायण और महाभारत का उदाहरण देता है। लाला श्रीनिवास, देखिए ये इसमें जो है भले बुरे की पहचान कराते समय बृज किशोर मदन मोहन को रामायण और महाभारत का उदाहरण देता है। ये परीक्षा में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि जो पिता कहानी है उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि जो पिता थे उन्होंने 25 वर्ष तक कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया था, तो पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है कौन सी पुस्तकों से
उदाहरण दिया गया था तो रामायण और महाभारत से दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। लाला श्रीनिवास दास ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करते हुए भी अंग्रेजी की आर्थिक नीति पर करारा व्यंग्य किया है। लाला श्रीनिवास दास पर दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इन नेताओं में भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, किंतु उनकी आर्थिक नीति की कटु आलोचना भी की थी। इस उपन्यास में लेखक ने समाजवादी और पाश्चात्य जगत से आयातित फैशन परस्त संस्कृति का उपहास किया है। परीक्षा गुरु उपन्यास में आनंद मोहन ह्रासोन्मुख सामंतीय संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, तो जो ह्रास की तरफ जा रही है सामंत संस्कृति, उसका प्रतीक कौन है? आनंद मोहन। इस उपन्यास की भाषा में स्थानीयता का प्रालब्य है, इसी कारण अनेक शब्दों में स्वरलोप दिखाई पड़ता है, जैसे सकता, उसको, जानते, मिलता आदि। ठीक है, कुछ शब्दों में ए का अय उच्चारण होता है, जैसे राजाओं, नाटकों। क्यों? मतलब ये तो परीक्षा जो है इसकी भाषा की बात हो गई, इससे क्वेश्चन नहीं होता। अब देखिए परीक्षा गुरु के विषय में विद्वानों की क्या राय रही है। तो डॉक्टर प्रताप टंडन, यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है जो भाषा आदि को प्रौढ़ता और स्पष्टता की दृष्टि से महत्व देती है। आगे देखिए जो महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार को ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सौद्देश्य होती है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो कोटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी देखिए बच्चन सिंह। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर भी बल दिया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है, देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। ठीक, ये बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं। अखबारों को, हाँ जी, अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। इसी तरह उस युग को समग्रता में समेटने का जो प्रयास लाला जी ने किया है वह प्रशंसनीय है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक और कोटेशन है, देखिए, परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। यह उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। ठीक है, अब प्रकरणों की कुछ सूक्तियाँ देख लेते हैं, प्रमुख पंक्तियाँ कह लीजिए। चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। ये किसके कथन है? लॉर्ड चेस्टर फील्ड का यह कथन है। और ये कौन से प्रकरण से लिया गया है? तो ये सौदागर की दुकान के प्रकरण से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। सहबासी बस होत नृप, गुण कुल रीति विहाय नृप, युवती अरु तरुलता मिलत, प्राय संग पाए। तो ये हितोपदेश है और कहाँ से लिया गया है? संगीत का फल प्रकरण से इसे लिया गया है। धर्म अर्थ शुभ कहत को काम, अर्थ कही आन कहत धर्म को, अर्थ को तिन्हू मिला शुभ जान। मनुस्मृति की ये पंक्तियाँ हैं और ये कौन से प्रकरण में है? भले बुरे की पहचान प्रकरण में ली गई है। एके साधो सब साधो, सब साधो सब जाही, जो गही खींचे मलू को फूले फले अगाही। ये कबीर की पंक्तियाँ हैं और कौन से प्रकरण में है? सब्र में। हाँ, आगे देखिए। कारज को अनुबंधा लख अरु उत्तर, फल चाही पुनः अपनी सामर्थ्य लग करे कि ना करे ताही। विदुर प्रजागरे की है ये और प्रबंध इंतजाम प्रकरण से ली गई है। आगे देखिए। सज्जनता ने मिले किए जतन करो, किन कोय जो कर फार निहार ये लोचन बड़ो न होए। तो ये कौन से हिस्से है? सज्जनता प्रकरण से लिया गया है। पंक्तियाँ किसकी है? वृंद की पंक्तियाँ हैं। आगे है। आत्मा को आधार अरु साक्षी आत्मा जान, निज आत्मा को भूलहु करिए न कि अपमान। तो ये मनुस्मृति से ली गई पंक्तियाँ हैं और कौन से प्रकरण में इनका प्रयोग किया गया है? तो सुख दुख प्रकरण में इनका प्रयोग किया गया है। आगे है। जो कहू सब प्राणिन सो होए, सरलता भाव, सब तीर्थ अभिवेक तेता को अधिक प्रभाव। विदुर प्रजागरे की ये पंक्तियां हैं और कौन से प्रकरण में है? स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। आगे चलते हैं। नर को भूषण रूप है, रूप ही को गुणगान, गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा ज्ञान को मान।
ठीक है। सुभाषित रत्नाकरी की ये पंक्तियां हैं और क्षमा प्रकरण में इनका प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, स्तुति निंदा को करही लक्ष्मी रही की जाए, मरे की जिए ने धीरजन धारे कुमारक पाए। कहाँ से है ये प्रसंग? रत्नावली से लिया गया है और कौन से प्रकरण में है? स्वतंत्रता प्रकरण में लिखा गया है। आगे है, पति के संग जीवन मरण, पति हर्षे हर्षाए, स्नेहमयी कुली नारी की उपमा लखी न जाए। शारंगधर का और पतिव्रता प्रकरण से लिया गया है। आगे है, एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्व उत्कृष्ट रचना है। यह भी प्रामाणिकता प्रकरण से लिया गया है। ठीक है, कौन कहता है? पोप कहता है। आगे है, कीजिए समझन कीजिए बिना विचार व्यवहार, आए रहत जानत नहीं सिर को पायन भार। वृंद जी की पंक्तियां हैं और दिवाला प्रकरण में ली गई हैं। आगे, निंदा चुगली झूठ अरु पर दुखदायक बात, जे न करी ही तिन पर द्रवही सर्वेश्वर बहु भांत। विष्णु पुराण से ली गई हैं। लोक चर्चा अर्थात अफवाह प्रकरण में। आगे है, टूट गई लंका फूट मिलो जो विभीषण है। गंग की ये पंक्तियां हैं और कौन से प्रकरण से है? फूट का काला मुंह। आगे देखिए, धनहीन मनुष्य तजे गनिका नृप को सठ सेवक राज हुए, बिन स्वार्थ कौन सखा जग में, सब कारज के हित मीत भय। भृतहरि जी की पंक्तियां हैं और कौन से प्रकरण से ली गई है? नैराश्य अर्थात नाउम्मीदी प्रकरण से। आगे देखिए, सुख दिखाए दुख दीजिए खलसो लरिए काही, जो गुरु दिए ही मरे क्यों विष दीजिए ताही। तो ये चालाक की चूक प्रकरण से लिया गया है। आगे है, धन्य भयो मित्र की सज्जन करत सहाय, मित्र भाव जाचे बिना कैसे जान्यो जाए। विदुर प्रजागरे की ये पंक्तियां हैं और कौन से प्रकरण से है? मित्र परीक्षा प्रकरण से है। आगे है, विपत बराबर सुख नहीं जो थोड़े दिन होए, दृष्ट मित्र बंधु जिते जान परे सब कोय। ये एक लोकोक्ति है और कौन से प्रकरण से है? धोखे की टट्टी प्रकरण से। आगे देखिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। कौन से प्रकरण से? सच्ची प्रकृति प्रकरण से। और आगे है, कठिन कलाहू आए है करत करत अभ्यास, नट ज्यों चालतू बरत पर साधो बरस छमास। सुधारने की रीति प्रकरण से। और अंतिम है, जब लग मन के बीच कछु, स्वार्थ को रस होए, शुद्ध सुधा कैसे पिए परे, बोझी में तोए। सुख की परम अवधि प्रकरण से। अब परीक्षा ग्रुप कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, क्योंकि कथन भी हमारे जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कहा जा सकता। तो ये कोटेशन है, किसी ने कहा नहीं है मतलब। आगे देखिए, भले बुरे मनुष्य की परीक्षा समय पाकर अपने आप हो जाएगी। आगे देखिए, जब तक मनुष्य की परीक्षा न हो, साधारण बातों में उसके जाहिरी बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखों के काम में उससे सावधान रहना चाहिए। उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, जरूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। ये किसने कहा है? चुन्नीलाल ने कहा है। और इससे पहले, निसंदेह मित्रता ही ऐसी चीज है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते, वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। ये बृजकिशोर की पंक्तियां हैं। आगे है, पति ही स्त्री का जीवन है, पति बिना स्त्री को जीकर क्या करना है। ये पंक्तियां किसने कही है? कामिनी ने कही हैं। ठीक है। तो ये थे परीक्षा गुरु उपन्यास से महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कि आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।